हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग पढ़ेंगे किंक एंड जॉग के बारे में कि डिसलोकेशन में कैसे किंक और जॉग बनता है ना। उसका मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन क्या है, वो कैसे मूव करता है, उसके होने से कैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे, मटेरियल की स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा किंक एंड जॉग के बारे में। तो इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स पे, डिसलोकेशन पे, ठीक है। तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। फिजिकल मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस नाम का प्लेलिस्ट है, उस लिंक पे आप जाओगे तो आपको पूरा जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं और आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। और अदर बहुत सारे मेटलर्जी के सब्जेक्ट के मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं किंक एंड जॉग के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किंक एंड जॉग है क्या एक्चुअली में। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा है कि ए स्ट्रेट डिसलोकेशन कैन हैव ए शार्प ब्रेक और बेंड ऑफ ए फ्यू एटम स्पेसिंग इन लेंथ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कई बार क्या होता है, जो डिसलोकेशन लाइन है जो ऐसे रहता है सीधा, उस वो कई बार क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है किसी वजह से, ऐसे बेंड हो के ऐसे ये जाता है, ठीक है। तो ये जो बेंड हो गया यहाँ पे, ये जो बैंड वाला रीजन है, ये जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग सेगमेंट। ये जो लाइन जा रहा है वो क्या है, ओरिजिनल लाइन है, ओरिजिनल डिसलोकेशन लाइन है। और जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है। इसको बोलेंगे ऊपर वाले को ऑफसेट, और ये जो है ये ओरिजिनल डिसलोकेशन लाइन है। तो ये जो कनेक्टिंग सेगमेंट है दोनों को, ऑफसेट और ओरिजिनल लाइन को, उसको हम बोलते हैं किंक या जॉग। इसी को बोला जाता है किंक एंड जॉग। मतलब कब किंक बोलेंगे कब जॉग बोलेंगे मैं भी आपको बताऊंगा। तो यही जो कनेक्टिंग सेगमेंट है उसी को या तो किंक बोलेंगे या जॉग बोलेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ब्रेक क्यों हो जाता है, तो कई सारे रीज़न होते हैं, मैं उसको बताऊंगा मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन में कि क्यों जो स्ट्रेट जो डिसलोकेशन लाइन है वो स्ट्रेट में जाके कई बार ऐसे बेंड होकर ऐसे जाता है। ओके, अब देखते हैं कि किंक या जॉग किसको हम बोलेंगे। तो देखो, अगर जो डिसलोकेशन लाइन है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखो, ये मान के चलो डिसलोकेशन लाइन ऐसे था जब ये इधर की ओर मूव कर रहा था। तो मान के चलिए जब ये मूव कर रहा था तो ये दो पॉइंट है पी और एस। यहाँ पे मान के चलो इसको कोई दो पिनिंग पॉइंट मिला, हो सकता है वहाँ पे कोई सेकेंड फेज पार्टिकल हो या कोई और फेज हो या सॉलिड एटम हो। तो इसकी वजह से ये जो डिसलोकेशन लाइन है एक साथ मूव नहीं कर पाई। यहाँ पे उसको पिनिंग पॉइंट मिला, मतलब डिसलोकेशन यहाँ पे पिनिंग हो गया, वहाँ पे वो है ना, यहाँ पे पिनिंग पॉइंट मिल गया इसको, तो ये लाइन यहाँ से नहीं जा पाएगा आगे। ये पॉइंट मूवेबल नहीं है। तो क्या होता है ना, डिसलोकेशन लाइन ऐसे वहाँ से ऐसे बेंड हो गया, ठीक है। तो बेंडिंग के बाद जो ओरिजिनल जो डिसलोकेशन लाइन है और जो ये ऑफसेट है, वो अगर सेम प्लेन पे लाई करता है, सेम स्लिप प्लेन पे लाई कर रहा है, तब हम इसको बोलेंगे किंक। जब ये सेम प्लेन में है दोनों, ये ओरिजिनल वाला भी और ये ऑफसेट भी, ठीक है, तो हम इसको किंक बोलेंगे। अब हम देखते हैं जॉग कब बोलेंगे इसको हम। अगर देखो, अगर ये जो ऑफसेट है ना, और ये जो ओरिजिनल लाइन है वो अलग अलग प्लेन में हो। जैसे ये जो मेन ओरिजिनल डिसलोकेशन था वो नीचे वाले प्लेन में था, जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है ना, उस प्लेन पे था, लेकिन बीच में उसको ऑब्स्टिकल मिला। तो ऑब्स्टिकल मिलने के कारण वो यहाँ से क्या हो गया, बेंड हो गया। जैसे यहाँ पे बी और ई पॉइंट पे उसको ऑब्स्टिकल मिला, तो ये जो डिसलोकेशन है वो ऐसे दूसरे किसमें, दूसरे प्लेन में ऐसे, मतलब क्रॉसलिप हो गया एक तरह से, ठीक है। या फिर दूसरे प्लेन में चला गया, यहाँ से इस प्लेन में चला गया, है ना। तो ये जो ऑफसेट जो आपको मिला वो अलग प्लेन में मिला, मतलब ओरिजिनल डिसलोकेशन नीचे वाले प्लेन में था, लेकिन जो ऑफसेट मिल रहा है वो आपके ऊपर वाले प्लेन में मिला, मतलब दोनों अलग अलग प्लेन में है। तो इस केस में, ठीक है, तो इस केस में जो कनेक्टिंग पॉइंट, जो कनेक्टिंग लाइन है बी और सी, बी सी और डी ई, इसको हम क्या बोलेंगे, जॉग बोलेंगे। इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, जॉग, ठीक है। तो ये समझ में आया कि किंग तब बोलेंगे जब वो उसी प्लेन में, आपका जो मेन लाइन और ऑफसेट है वो एक ही प्लेन में है, तो कनेक्टिंग सेगमेंट को किंग बोलेंगे। अगर उसी प्लेन में नहीं है तो हम उसको जॉग बोलेंगे, ठीक है। अभी जो किंग और जॉग होता है ना, उसका एक नेचर होता है, या तो ये स्क्रू नेचर का होगा या तो ये एज नेचर का होगा, ठीक है। मतलब स्क्रू किंग हो सकता है, एज किंग हो सकता है, वैसे ही है ना, वैसे ही स्क्रू जॉग हो सकता है या एज जॉग हो सकता है। उसका कुछ नेचर होता है। वो नेचर कैसे देखो पता चलेगा, तो इस वाले डायग्राम में आप देखिए, जैसे ये मेन ओरिजिनल डिसलोकेशन लाइन था, मान लीजिए ऐसा, है ना। तो इसका बर्जर वेक्टर कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब इसका डिसलोकेशन लाइन और बर्जर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो ठीक है, तो हमको ये पता है कि अगर डिसलोकेशन लाइन और बर्जर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसको हम बोलते हैं एज डिसलोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल डिसलोकेशन है वो एज है, एज नेचर का है। अब देखो ये बर्जर वेक्टर इधर की ओर जा रहा है, अब ये जो किंक फॉर्म हुआ, ये किंक वाली लाइन, ये लाइन है ना, पी क्यू लाइन, पी क्यू और एस आर, ये क्या है, आपका किंक है। तो ये लाइन और ये बर्जर वेक्टर एक दूसरे के क्या हुआ, पैरेलल हो गया,
ठीक है। ये क्योंकि बर्जर वेक्टर क्या होता है, हमेशा इनवेरिएंट होता है। ओके, मतलब डिसलोकेशन लाइन का जो बर्जर वेक्टर होता है इनवेरिएंट होता है, मतलब आप उसको आप बेंड करो, कुछ भी करो, बर्जर वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन ही रहता है, मतलब बर्जर वेक्टर हमेशा इनवेरिएंट होता है। ओके, तो बर्जर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ये जो किंक बन रहा है तो इसके पैरेलल हुआ। ठीक है, तो ये जो किंक है वो कौन से नेचर का हुआ, वो स्क्रू नेचर का हुआ, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे लिखा है किंक स्क्रू नेचर का है। ठीक है, वहीं पे इस केस में आप देखिए, इस केस में देखो जो ओरिजिनल लाइन है वो ऐसे जा रही है। अब ये इसका बर्जर वेक्टर है, मतलब ये भी जो ओरिजिनल डिसलोकेशन है वो एज नेचर का है। ठीक है, अब जो कनेक्टिंग सेगमेंट बना है ऐसे वर्टिकली, है ना, और बर्जर वेक्टर ऐसे गया, मतलब ये भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर ही हुआ। मतलब आपका जो कनेक्टिंग सेगमेंट है, जो जॉग है, जो बी और सी यहाँ पे है, बी सी, है ना, और इसका बर्जर वेक्टर ऐसे गया, मतलब ये भी इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ जो जॉग बन रहा है वो एज नेचर का है, मतलब ओरिजिनल जो डिसलोकेशन था वो भी एज था, और जो जॉग बना वो भी एज नेचर का, तो हम इसको बोलेंगे एज जॉग। ओके, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना, कब स्क्रू बोलेंगे, कब हम एज बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। अब ये तो हो गया एक रीज़न कि कैसे किंक या जॉग फॉर्म होता है ना। वैसे ही कुछ और मैकेनिज़्म है। दूसरा मैकेनिज़्म क्या होता है, ये आपका वैकेंसी वाला होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, मेटल को जब हम बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं ना, तो बहुत सारे वैकेंसीज क्रिएट होता है। ठीक है, तो मान के चलिए वैसे बहुत सारा जो वैकेंसीज़ है आके डिसलोकेशन लाइन के नीचे जमा हो गया। ठीक है, अब आप जो डिसलोकेशन है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम होता है। तो मान के चलिए एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम ऐसे है। ठीक है, अब मान के चलिए काफ़ी सारी वैकेंसी आ गई, है ना, तो वैकेंसी आ गई, तो वैकेंसी को फिल करने के लिए मान के चलो यहाँ का एटम यहाँ से चला गया, ये वाला जो एटम है नीचे का, तो अगर ये वाला एटम यहाँ से चला गया तो ये जो डिसलोकेशन लाइन है जो सीधी जा रही थी वो थोड़ा ऊपर से होकर जाएगी, क्योंकि नीचे वाला एटम तो वैकेंसी फिल करने में चला गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो डिसलोकेशन लाइन है वो ऐसे जाने की बजाय थोड़ा सा ऊपर होकर ऐसे जाएगा, क्योंकि इस एरिया में जो एटम था वो चला गया वैकेंसीज़ को फिल करने में। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, जॉग फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से भी जॉग फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तीसरा जो होता है जॉग फॉर्म होने का ये रीज़न होता है, जैसे मैंने अभी बताया, कई बार क्या होता है, कोई ऑब्स्टिकल मिलता है, जैसे ये आपका मान के चलिए कोई डिसलोकेशन था, यहाँ पे आपको एम और एन 2 पॉइंट है, तो एम और टी 2 पॉइंट है, यहाँ पे उसको ऑब्स्टिकल मिला। ठीक है, यहाँ पे इसको ऑब्स्टिकल मिला, तो यहाँ से वो और आगे नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन आप स्ट्रेस लगा रहे हो तो ये जो डिसलोकेशन यहाँ से ऊपर की ओर ऐसे क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, इस वाले इसमें दिखाया गया है, यहाँ से एम और टी जो उसका पिनिंग पॉइंट है वहाँ से ही ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है, जैसे अभी जिस पिछले वाले में मैंने बताया था। ओके, तो यहाँ पे उसका नेचर क्या है, आप कैसे पता चलेगा, मान के यहाँ पे देखो, आपको हमेशा बर्जर वेक्टर जो दिया गया ना उसको ध्यान देना है। ये डिसलोकेशन लाइन है ओरिजिनल, और बर्जर वेक्टर इसके पैरेलल है। ये बर्जर वेक्टर इसके पैरेलल बताया गया, मतलब जो ओरिजिनल डिसलोकेशन है वो स्क्रू नेचर का है। ठीक है, लेकिन जो कनेक्टिंग सेगमेंट जा रहा है जो एम और एन है वो क्या है, बर्जर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो जॉग बन रहा है वो एज होगा, एज टाइप जॉग बन रहा है। ठीक है, पिछले वाला जो हमने एग्जांपल दिखाया था वो क्या था, जो ओरिजिनल डिसलोकेशन था वो एज टाइप का था, जॉग भी एज ही बन रहा था। यहाँ पे ओरिजिनल जो डिसलोकेशन है वो स्क्रू है, लेकिन जो जॉग बन रहा है वो एज नेचर का है। ठीक है, ये क्रॉस स्लिप वाले में भी मैंने इस सेम चीज़ को बताया था। ठीक है, अब ये जो ऑफसेट है ना, ऑफसेट फिर से इस प्लेन में, उसके जो ऊपर वाला प्लेन है उसमें मूव कर जाता है, इसको ना डबल क्रॉस स्लिप बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया किंक और जॉग कब बोलेंगे। अब देखते हैं और कौन कौन से मैकेनिज़्म है किंक और जॉग फॉर्मेशन के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैकेनिज़्म है वो ना इंटरेक्शन मैकेनिज़्म है। कई बार क्या होता है ना, एक डिसलोकेशन दूसरे डिसलोकेशन से, क्योंकि अब देखो डिसलोकेशन मूव करता है लगातार, क्योंकि हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं मेटल में, तो स्ट्रेस अप्लाई होने के कारण मेटल में जो डिसलोकेशन है वो मूव करता है। तो कई बार क्या होता है ना, एक डिसलोकेशन दूसरे डिसलोकेशन से इंटरेक्ट करता है। तो इंटरेक्ट करना मतलब मीट होता है, एक दूसरे को काटता है वो। ठीक है, तो उसके कारण से किंक और जॉग फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसी को देखेंगे हम लोग, है ना। तो अब मान के चलिए कि 2 एज डिसलोकेशन lying perpendicular to each other and having Berger vector also perpendicular to each other, मतलब बोल रहे हैं कि 2 एज डिसलोकेशन जो है आपस में इंटरेक्ट करेंगे, टकराएंगे, हाँ, मतलब इंटरेक्ट करेंगे। तो 2 एज डिसलोकेशन लाइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये देखो यहाँ पे ये वाला प्लेन है। ठीक है, जो क्या है हॉरिजॉन्टल है, और एक वर्टिकल प्लेन है, स्लिप प्लेन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें डिसलोकेशन लाइन कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, और जो वर्टिकल प्लेन है उसमें डिसलोकेशन लाइन कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है।
है ना। और इसका जो बर्जर वेक्टर है किधर है, इस डायरेक्शन में है, मतलब ये एज टाइप का है, टू एज बोला है तो ये एज टाइप का है। यहाँ पे भी जो डिसलोकेशन लाइन ऐसे जा रहा है, लेकिन बर्जर वेक्टर इसका ऐसे नीचे की ओर आ रहा है। तो दोनों के बर्जर वेक्टर को देखोगे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वही लिखा है हैविंग बर्जर वेक्टर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इसका बर्जर वेक्टर ऐसे जा रहा है और इस वाले का बर्जर वेक्टर ऐसे जा रहा है। हालांकि दोनों एज डिसलोकेशन ही है और अलग अलग प्लेन में है। ओके, है ना। अब मान के चलिए ये जो डिसलोकेशन 1 है वो नीचे की ओर मूव करता है ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस, है ना। अप्लाइड हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो डिसलोकेशन 1 नीचे की ओर मूव करता है ऐसे। तो जब ये इसको काटेगा, ये जो डिसलोकेशन 2 है ना, ये जो डिसलोकेशन 2 है उसको कैसे करेगा, इंटरेक्ट करेगा, उसको कट करेगा। तो ये जो डिसलोकेशन लाइन ऐसे जा रही है ना, जो पहले स्ट्रेट थी वो कैसे हो जाएगा, ये डिसलोकेशन ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाला डिसलोकेशन है वो क्या है, उसको नीचे की ओर कर दिया इतना डिस्टेंस में। ठीक है, मतलब यहाँ पे जॉग क्रिएट कर दिया वो, है ना। क्यों जॉग क्रिएट हुआ, क्योंकि डिसलोकेशन 1 उनसे इंटरेक्ट किया है ना। तो यहाँ पे जॉग क्रिएट हुआ। अब जो डिसलोकेशन 1 है उसमें कोई जॉग क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ओरिजिनल डिसलोकेशन कैसा था, उसका स्ट्रेट था। ठीक है, अब इसका जो बर्जर वेक्टर है ना इसके परपेंडिकुलर है, ये जो डिसलोकेशन लाइन है और जो डिसलोकेशन 2 है उसका बर्जर वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो हमेशा जो जॉग बनता है ना, वो ये जो डिसलोकेशन 1 का बर्जर वेक्टर क्या है, B1 है। तो हमेशा जब जॉग बनेगा तो ये जो डिसलोकेशन 1 का जो बर्जर वेक्टर है ना उसके डायरेक्शन में बनेगा। तो इसका बर्जर वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसलिए ये वाला इसमें जॉग क्रिएट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, लेकिन जो डिसलोकेशन 1 है देखो, इसका डिसलोकेशन लाइन ऐसे है और बर्जर वेक्टर ऐसे है, मतलब ये इसकी पैरेलल हो गया। तो इसमें जॉग क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ये डिसलोकेशन लाइन है और बर्जर वेक्टर भी ऐसे है, मतलब डिसलोकेशन लाइन 1 है और बर्जर वेक्टर B2 है, तो इसकी तरफ उसके पैरेलल है, तो इसमें कोई जॉग क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट ये इसके परपेंडिकुलर है ना ऐसे, तो इसमें जॉग क्रिएट हो जाएगा ऐसे। तो ये जो जॉग बनेगा उसका लेंथ कितना होगा, तो ये जो जॉग बनेगा उसका लेंथ ना B1 के बराबर होगा। B1 किसका है, डिसलोकेशन 1 का बर्जर वेक्टर है। तो ये जो लेंथ है, मतलब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखो, इस डायग्राम में आप देखो ये जो C और D है, तो CD का जो लेंथ होगा वो B1 के बराबर होगा, क्योंकि जो डिसलोकेशन 1 इसको काटा है उसका बर्जर वेक्टर B1 था, इसलिए इसका लेंथ कितना होगा, B1 के बराबर होगा। ओके, लेकिन इसका जो बर्जर वेक्टर है वो तो इनवेरिएंट है, मतलब ये जो डिसलोकेशन लाइन था उसका बर्जर वेक्टर तो इनवेरिएंट है, तो इसका बर्जर वेक्टर B2 ही रहेगा, मतलब ये जो लाइन है उसका बर्जर वेक्टर B2 रहेगा, बट जो जॉग क्रिएट होगा वो B1 के बराबर होगा। ठीक है ना। अब देखो, अब इसका नेचर क्या होगा वो समझ लेते हैं कि ये जो जॉग क्रिएट हुआ वो स्क्रू नेचर का है या एज नेचर का है। तो बर्जर वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, तो ये जो फॉर्म हुआ है जॉग, है ना, तो B2 ही इसका क्या रहेगा, बर्जर वेक्टर रहेगा। तो B2 का डायरेक्शन इधर है और ये जो जॉग बना वो ऐसे है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है ऐसे। तो ये जो जॉग बन रहा है वो भी एज नेचर का ही होगा। ठीक है, अब ये जो जॉग बन रहा है ना वो ग्लीजाइल जॉग होगा। ग्लीजाइल मतलब जो मूव कर सकता है। अब देखो मूव कैसे कर सकता है, अब इसमें मैं कोई स्ट्रेस लगाता हूँ और मान के चलिए कि एज डिसलोकेशन हमेशा ना अपने बर्जर वेक्टर के पैरेलल ही मूव करता है। मतलब जब हम लोड लगाते हैं ना तो जो डिफॉर्मेशन होता है वो बर्जर वेक्टर के पैरेलल होता है, मतलब डिफॉर्मेशन इधर होगा बर्जर वेक्टर के पैरेलल। तो इसमें पूरा का पूरा A C D B सब एक ही तरफ मूव करेगा, सब एक ही तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो जॉग बना है CD वो भी इधर की ओर ही मूव कर रहा है। आपका ये जो ओरिजिनल जो डिसलोकेशन लाइन था वो भी इधर की ओर मूव कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम बोलेंगे ग्लेजाइल एज डिसलोकेशन। ग्लेजाइल को मोबाइल भी बोलते हैं, मोबाइल मतलब जो आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, टू परपेंडिकुलर एज डिसलोकेशन विथ पैरेलल बर्जर वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए दो एज डिसलोकेशन है, बट इसका जो बर्जर वेक्टर है ना एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि जो डिसलोकेशन लाइन है इसका बर्जर वेक्टर इधर है और ये जो डिसलोकेशन लाइन है इसका बर्जर वेक्टर इधर है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल हुआ, B1 B2 एक दूसरे के पैरेलल हुआ। तो इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो डिसलोकेशन 1 है जो ऐसे स्ट्रेट था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये ऐसे इसमें जॉग क्रिएट हो जाएगा। इसमें क्या क्रिएट हो गया, जॉग। जो देखो डिसलोकेशन 1 था, डिसलोकेशन 1 जो है ऐसे जा करके QR करके, मतलब QR उसको बता रहा है जो जॉग क्रिएट हुआ, ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, मतलब डिसलोकेशन 1 जो ऐसे था वो ऐसे ऐसे क्रिएट हो जाएगा। अब देखो इस केस में क्यों जॉग बन रहा है, पिछले वाले में क्यों जॉग नहीं बना था, इस केस में क्यों जॉग बन रहा है, क्योंकि
क्योंकि जो डिसलोकेशन 2 है ना, उसका बर्जर वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में है, और इसका डिसलोकेशन लाइन ऐसे है, इसका बर्जर वेक्टर इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, तो इसमें जॉग क्रिएट होगा। ठीक है, वैसे ही सेम जो डिसलोकेशन 2 है उसमें भी जॉग क्रिएट होगा। ठीक है, अब इसमें जॉग कैसे क्रिएट होगा, ये पहले स्ट्रेट था वो, अब ऐसे क्रिएट होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बर्जर वेक्टर इसको क्या है, इसको इधर की ओर धकेल रहा है ना, तो ये कैसे होगा, ऐसा। तो डिसलोकेशन 2 का बर्जर वेक्टर जॉग जो है ऐसे क्रिएट होगा। ठीक है, मतलब इसका जो डिसलोकेशन में जॉग क्रिएट कौन कर रहा है, B2 कर रहा है, तो इधर की ओर कर रहा है, ऐसे कर दे रहा है ना। और डिसलोकेशन 1 का बर्जर वेक्टर कैसे है, इस डायरेक्शन में है, तो क्या कर रहा है, डिसलोकेशन 2 को ऐसे कर दे रहा है। अब यहाँ पे देखो, जो डिसलोकेशन 2 है वो ये QPOP करके बता रहा है, जो O और P ये वाला है ना, और जो डिसलोकेशन 1 है वो QR करके जो H जॉक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हो कि कौन से नेचर का है, यहाँ पे आप खुद से पता करो कौन से नेचर का है, क्योंकि जो बर्जर वेक्टर तो इनवेरिएंट है, दो डिसलोकेशन लाइन का बर्जर वेक्टर कैसे था, डिसलोकेशन 2 का बर्जर वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अब जो जॉग क्रिएट हुआ वो इसके ही है, मतलब पैरेलल है, तो यहाँ पे जो जॉग क्रिएट हुआ डिसलोकेशन 2 में वो स्क्रू नेचर का होगा। ठीक है, अब ये वाला जो क्रिएट हुआ डिसलोकेशन 1 में, तो डिसलोकेशन 1 में भी बर्जर वेक्टर इसके पैरेलल ही हुआ, तो इसका भी क्या होगा, एज का जो नेचर होगा वो स्क्रू नेचर का होगा। ठीक है, अब मान के चलिए 1 एज एंड 1 स्क्रू डिसलोकेशन, मतलब एक एज डिसलोकेशन और एक स्क्रू डिसलोकेशन इंटरेक्ट करते हैं, तब क्या फॉर्म होगा। ये मान के चलिए ये आपका स्क्रू डिसलोकेशन है और ये आपका एज डिसलोकेशन है, तो देखो एज डिसलोकेशन में बर्जर वेक्टर परपेंडिकुलर है और स्क्रू डिसलोकेशन में पैरेलल है। अब दोनों मान के चलो इंटरेक्ट करते हैं, मतलब जब हमने स्ट्रेस लगाया तो दोनों इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या होगा ना, ये जो डिसलोकेशन 2 है जो स्ट्रेट है वो कैसे हो जाएगा आपका ऐसे है वो, ये जो ऐसे है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये आपका जॉग क्रिएट होगा। इस जॉग का लेंथ कितना होगा, B1 के बराबर होगा, है ना। B1 की, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि कितना बड़ा होगा जॉग वो डिपेंड करता है दूसरे डिसलोकेशन पे, तो इसका बर्जर वेक्टर B1 है, तो कितना लेंथ का जॉग बनेगा, B1 के बराबर। अब इसके लाइन का डिसलोकेशन का बर्जर वेक्टर क्या है, B2 है। ठीक है, ये देखो इस तरह से डिसलोकेशन 2 में इस तरह से जॉग बनेगा, तो इसमें जो जॉग बन रहा है वो एज नेचर का है, क्योंकि जो B2 है इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये ऊपर की ओर क्यों इसको कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसका बर्जर वेक्टर ऊपर की ओर है, इसलिए इस डिसलोकेशन को थोड़ा सा ऊपर ले गए है ना। अब ये वाला डिसलोकेशन है, ये इसके साथ ऐसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसका बर्जर वेक्टर इसको ऐसे ले जाएगा थोड़ा सा उधर की ओर, क्योंकि जो इसका जो बर्जर वेक्टर उसको उधर की ओर धकेलेगा, तो आपका जो लाइन बन रहा है मतलब इस तरह से बन रहा है, मतलब ऐसे बनाऊँ या ऐसे बनाऊँ सेम चीज़ है, तो ये इस तरह से बन गया। ठीक है, अब ये स्क्रू था, तो स्क्रू डिसलोकेशन लाइन बर्जर वेक्टर B2 ये है और ये B1 ये है, तो ये देखो ये जो PQ बना है जो जॉग, ये इसके परपेंडिकुलर है बर्जर वेक्टर के, तो ये क्या बन जाएगा, एज टाइप का नेचर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर 2 स्क्रू डिसलोकेशन आपस में ट्रैक करते हैं, 2 स्क्रू डिसलोकेशन, तो ये डिसलोकेशन 1 है जिसका बर्जर वेक्टर B1 है, और ये डिसलोकेशन 2 है जिसका बर्जर वेक्टर B2 है। अब ये दोनों में ट्रैक करेंगे, तो ये जो डिसलोकेशन 1 ऐसे था, अब बर्जर वेक्टर जो इसका है वो ऐसे है ना, तो ये इसको क्या कर देगा, जो ऐसे है, अब बर्जर वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो इसको ऐसे बना देगा। ठीक है, मतलब डिसलोकेशन जो 1 है वो ऐसे बन जाएगा, क्योंकि जब B2 है उसको इधर की ओर धकेल देगा ऐसे। ठीक है, तो ये आपका डिसलोकेशन 1 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसमें जो जॉग बनेगा वो एज टाइप का बनेगा। ठीक है, एज टाइप का ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जॉग और बर्जर वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और दूसरा जो डिसलोकेशन है ऐसे जो जा रहा है, अब इसका बर्जर वेक्टर ऐसे है ऊपर की ओर, तो क्या करेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके ऐसे कर देगा। ठीक है, मतलब डिसलोकेशन 2 में कैसे जॉग क्रिएट होगा, ये ऐसे। तो इसमें भी जो B2 है इसका जो बर्जर वेक्टर वो परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, एच जॉग ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है जॉग फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मोशन कैसे होता है इसमें, मोशन ऑफ किंग्ड एंड जॉग्स डिसलोकेशन, मतलब जिस डिसलोकेशन में किंग और जॉग क्रिएट हो गया है ना, वो डिसलोकेशन कैसे मूव करता है।
तो सबसे पहले किंक का देख लेते हैं। अब देखिए जो किंक आपको पता है कि सेम स्लिप प्लेन में ही किंक बनता है, ठीक है। तो अगर सेम प्लेन में किंक बन रहा है तो वो बहुत ही मोबाइल होता है, बहुत आसानी से मूव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सेम प्लेन में बन रहा है ना, तो बहुत आसानी से मूव कर सकता है। बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है क्योंकि इससे लेंथ इंक्रीज होता है। जैसे कोई डिसलोकेशन सीधा था लेकिन किंक के कारण वो ऐसे बेंड होकर ऐसा हो गया, मतलब अल्टीमेटली कुछ लेंथ में इंक्रीज़ हुआ, लेंथ में इंक्रीज़ हुआ मतलब डिसलोकेशन एनर्जी बढ़ गई, है ना, क्योंकि डिसलोकेशन एनर्जी डिपेंड करता है लेंथ पे। जितना ज़्यादा लेंथ होगा डिसलोकेशन का उतना ज़्यादा एनर्जी होगी। तो बस वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस देना पड़ रहा है, बट ये बहुत मूवेबल होता है, किंक मूव कर सकता है, ठीक है। और जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ना, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव किंक आपस में रिएक्शन करके भी एक दूसरे को एनिहिलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो किंक होने से बहुत ज़्यादा मतलब डिसलोकेशन मूवमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जॉग, है ना। जॉग का मोशन थोड़ा समझ लेते हैं। तो एक तो मैंने बता दिया था जॉग का मोशन वाला, इस वाले केस में बता दिया था कि अगर एज टाइप का ही जो ओरिजिनल डिसलोकेशन हो एज टाइप का है और इसमें जो जॉग बन रहा है वो भी एज ही नेचर का है, तो ये काफ़ी मोबाइल होता है, आसानी से मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, मोबाइल डिसलोकेशन हुआ। लेकिन कुछ कुछ केस में अलग होता है नेचर, जैसे हम दो टाइप का मोशन पढ़ेंगे, एक कंजर्वेटिव मोशन और एक नॉन कंजर्वेटिव मोशन, ठीक है। अब ये वाले केस पे आप देखिए ध्यान से, है ना। ये वाला केस एक्चुअली में ये वाला है, अच्छा चलिए यहीं से मैं समझा देता हूँ। अब इस वाले केस में देखिए ये जो ओरिजिनल जो डिसलोकेशन था, जो ओरिजिनल डिसलोकेशन जो ऐसे जा रहा था, अब बर्जर वेक्टर भी इसके पैरेलल है, देखो B1 क्या है, इसके पैरेलल है, ये आपका डिसलोकेशन लाइन है ना। और बर्जर वेक्टर इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल डिसलोकेशन है वो किस नेचर का हुआ, स्क्रू नेचर का हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें जो जॉग फॉर्म हुआ है वो ऐसे फॉर्म हुआ है, ऐसे गया है। तो जो जॉग है मतलब जॉग कैसे जा रहा है ऊपर क्यों, लेकिन बर्जर वेक्टर कैसे ऐसे है, तो ये जॉग क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, मतलब जो जॉग हुआ वो एज नेचर का हुआ। ये जो जॉग यहाँ पे क्रिएट हो रहा है CD, ये क्या हुआ, एज नेचर का हुआ, ठीक है। और ये बाकी जो ओरिजिनल था वो स्क्रू नेचर का है। अब देखिए कि जो एज डिसलोकेशन है वो हमेशा अपने बर्जर वेक्टर के पैरेलल ही मूव करता है। जैसे ये एज डिसलोकेशन है, ठीक है, उसका बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो ये जो एज डिसलोकेशन है ना वो इस प्लेन में मूव करना चाहिए। कौन से प्लेन में, जो CAXD जो ये प्लेन है, ये वाला ये जो प्लेन है CAXD जो प्लेन है इसी में मूव करना चाहेगा, इसी प्लेन में आगे पीछे मूव करना चाहेगा, इस इधर डायरेक्शन की ओर। लेकिन जो ओरिजिनल जो डिसलोकेशन है वो तो बर्जर वेक्टर के परपेंडिकुलर मूव करता है, मतलब ये जो है ओरिजिनल वाला वो इधर की ओर मूव करना चाहेगा, है ना। अब देखिए सारा चीज़ जुड़ा हुआ है, मतलब जॉग और ओरिजिनल डिसलोकेशन और ऑफसेट सब चीज़ जुड़ा हुआ है। ऑफसेट भी क्या है, स्क्रू है, ओरिजिनल वाला भी क्या है, स्क्रू है। तो ये जो ऑफसेट है और ये जो ओरिजिनल डिसलोकेशन है वो इधर की ओर मूव करना चाहेगा अपने प्लेन में, है ना। लेकिन जो जॉग जो क्रिएट हुआ है वो इधर की ओर मूव करना चाहेगा, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो जाएगा ना, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है C और A जो पॉइंट दिख रहा है वो पिनिंग पॉइंट हो जाएगा, मतलब इसको मूव करने नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि एज अलग डायरेक्शन में मूव करना चाहता है जो जॉग बना है, और जो ओरिजिनल डिसलोकेशन और जो ऑफसेट है वो अलग डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, ठीक है। तो इस केस में C और ये पिनिंग पॉइंट हो जाएंगे, वो मतलब उसको रोक के रखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाए जा रहे हो मेटल में तो तब क्या होगा ना, ये जो दो पॉइंट यहाँ पे पिनिंग पॉइंट मिला है ना वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाने के कारण ये जो था ऑफसेट वो उसमें डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा, मतलब वो जो है ना ऐसे बेंड हो जाएगा ड्यू टू हाई स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डिसलोकेशन है ये आपका एज जॉग है, मतलब जॉग तो ओपनिंग पॉइंट हो गया वो मूव नहीं करेगा, लेकिन जो ये था ऑफसेट वो स्ट्रेस के कारण मूव होकर ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप स्ट्रेस बढ़ाते रहोगे तो क्या होगा ना, ये आपको मूव करता रहेगा। ये जो C और A में जो पिनिंग था वो जो ऑफसेट बना है वो उस प्लेन ऊपर वाले प्लेन में मूव करता रहेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो ये जब मूव करके ऐसे बेंड हो गया तो आप यहाँ पे देखो ये जो लाइन बना ये CE और DF,
है ना, वो एक्चुअल में क्या हुआ, स्क्रू सॉरी एज नेचर का हो गया, क्योंकि डिसलोकेशन आपका इधर की ओर जा रहा है। डिसलोकेशन क्या है, ऐसा है, तो ये जो फॉर्म हुआ ना सी और डी एफ, वो क्या हुआ, एज डिसलोकेशन हुआ, ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव डिसलोकेशन। तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करने की वजह से ये जुड़ जाएगा, और जुड़ने से एक लूप फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, एक डिसलोकेशन लूप, ठीक है, ये प्रिज्मेटिक लूप, बाद में जाके ये ऐसे गोल गोल लूप फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। अब आप जितना स्ट्रेस लगाओगे मतलब ये लूप इधर से दूर चला जाएगा, है ना, और लूप बनने के कारण से जो जॉग था ऐसे, है ना, जॉग था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जॉगों के बीच में ऐसे वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। अगर इसका थिकनेस बहुत कम है तो ऐसे रो ऑफ वैकेंसीज दिखेगा, और अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है जॉग के बीच में तो आपको ऐसा बहुत सारा वैकेंसीज दिखेगा, यहाँ पे सीट्स ऑफ वैकेंसीज बोलते हैं इसको, ऐसा सीट्स ऑफ वैकेंसीज दिखेगा यहाँ पे इस तरह से, ये जो पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कंजर्वेटिव मेथड हुआ, मतलब ये जो है, ये जो जॉग है वो मूव नहीं करेगा, बट जो ऑफसेट है, जो सेकंड ऊपर वाले प्लेन में पहुंच गया है, स्ट्रेस के कारण ये मूव करेगा। जो ऐसे था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऐसे होगा, फिर और बढ़ेगा ऐसे, फिर अल्टीमेटली जा कर के ऐसे ये लूप बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर नेगेटिव एज डिसलोकेशन है और नीचे पॉजिटिव एज डिसलोकेशन है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये, और यहाँ पे ऐसे लूप फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कंजर्वेटिव मोशन होता है किंक और जॉग का। दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव मोशन। नॉन कंजर्वेटिव मोशन कब बोलते हैं, जब एज डिसलोकेशन है, क्लाइंबिंग करता है, क्लाइंबिंग अप या क्लाइंबिंग डाउन करता है, उसको नॉन कंजर्वेटिव मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्लाइंब के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, एज डिसलोकेशन कैसे क्लाइंब करता है, अब कैसे ऊपर क्लाइंब करता है, कैसे नीचे क्लाइंब करता है। अब एक दूसरा कंडीशन देखते हैं, मान के चलिए ये आपका जो डिसलोकेशन है ओरिजिनल वो ऐसे है, ओरिजिनल डिसलोकेशन ये वाला है, ठीक है, और इसका बर्जर वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, मतलब ये ओरिजिनल डिसलोकेशन स्क्रू नेचर का है, ठीक है, ये बी डी और ये सी ए, ये ओरिजिनल डिसलोकेशन है, ठीक है, मतलब ये बी डी था ओरिजिनल था, और ये सी ए जो है वो ऑफसेट है, दोनों स्क्रू नेचर का है। लेकिन यहाँ पे जो एज डिसलोकेशन, यहाँ पे जो जॉग फॉर्म हो वो किस नेचर का है, वो एज नेचर का है, ठीक है। ये वाला क्या है आपका, स्क्रू नेचर का है, क्योंकि बर्जर वेक्टर पैरेलल है, लेकिन ये जो जॉग फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ, बर्जर वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे एज जॉग फॉर्म हो रहा है। अब इसका आप मोशन समझिए, ये जो डिसलोकेशन है ना, वो किधर मूव करना चाहेगा, अपने बर्जर वेक्टर के परपेंडिकुलर, मतलब ये इधर की ओर मूव करना चाहेगा। ये जो बी डी है और ये सी ए है वो इधर मूव करना चाहेगा, अपने बर्जर वेक्टर के पैरेलल, उधर या फिर इधर मूव करना चाहेगा, पैरेलली सॉरी परपेंडिकुलर, बर्जर वेक्टर के परपेंडिकुलर। जबकि जो एज डिसलोकेशन है सी डी, वो किधर की ओर मूव करना चाहेगा भाई, बर्जर वेक्टर के पैरेलल, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। तो ये जो सी डी जो बना है, सी डी जो एज जॉग है वो इस प्लेन में मूव करना चाहेगा, कौन से प्लेन में, सी ए एक्स डी में मूव करना चाहेगा, जबकि बाकी जो है वो इधर की ओर मूव करना चाहेगा। तो एज डिसलोकेशन इधर मूव करना चाहता है, बाकी इधर की ओर मूव करना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गई, दिक्कत हो गई, है ना। तो यहाँ पे भी क्या पिनिंग पॉइंट हो गया, सी और डी क्या हुआ, पिनिंग पॉइंट हो गया, है ना। तो इस केस में केवल एक ही मेथड है जो इसको मूव करा सकता है, ठीक है, एक ही मेथड है, वो कैसे मूव करा सकता है कि ये जो एज डिसलोकेशन बना है या तो क्लाइंब अप करे या क्लाइंब डाउन करे। और क्लाइंब अप क्लाइंब डाउन मतलब तब हो सकता है जब वो हाई टेम्परेचर में हो, जब वैकेंसीज क्रिएट होंगी उस केस में, है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था एज क्लाइंब क्या होता है। तो ये तभी मूव कर सकता है जब यहाँ पे क्या हो, क्लाइंबिंग मोशन हो। जैसे कि यहाँ पे सी डी जो है, यहाँ पे वैकेंसीज आ जाए तो ये सेकेंड प्लेन में चले जाएगी, फिर तो इसके साथ साथ ये भी इस तरह से इधर चला जाएगा। फिर मान लीजिए क्या हुआ, क्लाइंबिंग हुआ, तो ये फिर आगे की ओर ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्ट्रेस काम नहीं आएगा, आप बाय अप्लाइंग स्ट्रेस आप इसको मूव कभी नहीं करा सकते। एक ही मेथड जो रहेगा इसको क्लाइंब करा सकते, मतलब जो जॉग है इसको मूव करा सकता है वो है क्लाइंबिंग, और क्लाइंबिंग टेम्परेचर के कारण ही होगा, स्ट्रेस से कभी पॉसिबल नहीं। तो इस तरह से अगर क्लाइंबिंग हुआ तो इस तरह से ये भी मूव करता जाएगा। तो अल्टीमेटली ये यहाँ पे लास्ट में कहाँ, एम एन एम यहाँ पहुँच जाएगा। अल्टीमेटली ये जो पूरा डिसलोकेशन है ऐसे यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। वो तो स्ट्रेस अप्लाई करने के कारण जो एज है, स्ट्रेस के कारण एज जो है वो इधर की ओर मूव करता है, लेकिन क्लाइंबिंग के कारण वो इधर की ओर मूव कर सकता है, ठीक है। तो केवल एक ही मेथड है इसमें जो इसको डिसलोकेशन को मूव कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको नॉन कंजर्वेटिव मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डिसलोकेशन है सी डी,
ये जो सी डी जो डिसलोकेशन है वो किसी इधर भी मूव कर सकता है, इधर इधर भी कर सकता है, इसको क्लाइंबिंग अप बोलेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब वो क्लाइंबिंग अप होता है तो जो वैकेंसीज होती है उसकी संख्या घटती है, ठीक है। लेकिन जब क्लाइंबिंग डाउन होता है, जैसे मान के चलिए ये जो डिसलोकेशन सी डी है इधर की ओर ने इधर की ओर मूव कर रहा है, मतलब क्लाइंबिंग डाउन कर रहा है ना, क्लाइंबिंग डाउन कर रहा है, सॉरी, जब क्लाइंबिंग अप करता है ना तो वैकेंसीज की संख्या बढ़ती है, जब क्लाइंबिंग डाउन करता है ना, ठीक है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, क्लाइंबिंग अप क्लाइंबिंग डाउन, इसी वजह से ये मोशन कर सकते हैं, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये जो डिसलोकेशन है वो भी मूव कर सकता है, इधर की ओर मूव कर सकते हैं या इधर की ओर, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव मोशन इसमें हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर एक्सटेंडेड डिसलोकेशन हो, एक्सटेंडेड डिसलोकेशन का मैंने वीडियो पूरा बताया है पार्शियल डिसलोकेशन में, कि ये जो एक्सटेंडेड डिसलोकेशन है अलग अलग प्लेन में, पैरेलल प्लेन में अगर ये एक दूसरे को काटते हैं या इंटरेक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो जब ये दो एक्सटेंडेड डिसलोकेशन आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना तो इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। ये जो डिसलोकेशन है इसका क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड का ये यहाँ पे जाके ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में वही होगा कि अगर इसका जो स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी ज़्यादा है तो इस पिछले वीडियो में मैंने बताया था पार्शियल वाले में कि स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी ज़्यादा है तो थिकनेस कम होगा, और अगर थिकनेस कम होगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन जितनी जल्दी होगा उतनी आसानी से ये डिसलोकेशन एक दूसरे को पार कर जाएगा, ठीक है। मतलब हाई स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी मतलब कम स्ट्रेस लगाना पड़ेगा इसको मूव कराने के लिए, अगर लो स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी है तो ज़्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। ओके ओके, तो ठीक है, ये था पूरा किंक और जॉक के बारे में। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू सो मच।